सलाम सामीन। हमारी कायनात का एक आगाज है। वक्त की लकीर पर यह आगाज हमसे करीबन 14 अरब साल की दूरी पर वाक़ है। मगर इस दूरी के बारे में हमें पता कैसे चला, ये समझने के लिए हमें आवाज और फासले के ताल्लुक को समझना होगा। जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो इस आवाज में हमें सिर्फ आवाज ही सुनाई नहीं देती, बल्कि दूरी भी सुनाई देती है। आवाज की शिद्दत से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आवाज देने वाला हमसे कितने फासले पर है, और अगर आवाज की शिद्दत में कमी बेशी हो रही हो तो हम ये भी अंदाजा कर लेते हैं कि हमारे बीच का फासला बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हमारी हसीन कायनात की भी एक आवाज है, लेकिन ये आवाज हम कानों से नहीं, आंखों से सुनते हैं। ये आवाज रोशनी की आवाज है। रोशनी और आवाज में एक बात मुश्तरक है, वो बात ये कि आवाज और रोशनी दोनों ही लहरें हैं। जब लहरों का मरकज हमारी तरफ बढ़ता है तो लहरें इकट्ठी होने लगती हैं और उनकी शिद्दत बढ़ जाती है, और जब लहरों का मरकज हमसे दूर जाता है तो लहरें एक दूसरे से दूर होने लगती हैं और उनकी शिद्दत कम होने लगती है। यही वजह है कि जब एक हॉर्न बजाती ट्रेन हमारी तरफ आती है तो हॉर्न की आवाज ऊंची होती जाती है, और जब वो ट्रेन हमसे दूर जाती है तो हॉर्न की आवाज हल्की होने लगती है। दूर भागती ट्रेन के हॉर्न की तरह हमारी कायनात की आवाज यानी सितारों की रोशनी भी हल्की होती जा रही है। रोशनी के हल्के होने का अंदाजा हमें मंजर के रंगों से होता है। रोशनी के 7 रंग हैं। इन रंगों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के हर रंग की अपनी अलग ताकत है। लाल रंग सबसे कमजोर रंग है और जामनी रंग सबसे ताकतवर। जब एक मंजर हमसे दूर भागता है तो इसके रंग कमजोर पड़ने लगते हैं, यानी दूर जाते मंजर की रोशनी स्पेक्ट्रम के लाल रंग की तरफ खिसकने लगती है। इस फिनोमेना को रेड शिफ्ट कहा जाता है, और ये रेड शिफ्ट हमें कहकशाओं की रोशनी में दिखाई देता है। ये बात सबसे पहले अमेरिका के एक साइंसदान एडविन हबल ने नोट की। ये आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है, जब अमेरिका में एक बहुत बड़ी दूरबीन बनाई गई। इस दूरबीन के जरिए हमें पहली बार ये पता चला कि हमारी कायनात में मिल्की वे के अलावा भी अरबों कहकशाएं हैं। इन कहकशाओं के मुशाहिदे में एडविन हबल ने एक और बात नोट की। उसने देखा कि जो कहकशां हमसे जितनी ज्यादा दूर है उसकी रोशनी उतनी ही ज्यादा लाल रंग की तरफ खिसकी हुई है। हबल जानता था कि ये रेड शिफ्ट है, और रेड शिफ्ट का एक ही मतलब है, ये तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और हमारी ये कायनात फैल रही है। इसी बात का अगला मतलब ये है कि अगर कायनात की फिल्म को रिवर्स में चलाया जाए तो ये कहकशाएं करीब से करीब तर होती जाएंगी। ये बात बहुत सनसनीखेज थी। साइंसदानों ने धड़ाधड़ कहकशाओं की रोशनी का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हिसाब लगाने पर पता चला कि अगर 14 अरब साल पीछे जाया जाए तो ये तमाम कहकशाएं एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और तमाम कायनात एक नुक्ते पर इकट्ठी हो जाएगी। इस हिसाब ने फलसफे की एक बहुत पुरानी बहस को हल कर दिया। हमारी ये कायनात हमेशा से नहीं है, इस कायनात का एक आगाज है। ये कायनात तख्लीक हुई थी। कायनात की तख्लीक के इस नजरिए को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इसी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि कायनात के आगाज से जरा पहले एक सिदरतुल मुंतहा है। ये वो मकाम है जहां से आगे जाने की कोशिश में इंसानी फहम के पर जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा वास्ता कुछ ऐसे सवालों से पड़ता है कि जिनके जवाब जानना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी इस काबिल नहीं है, बल्कि इसलिए कि कायनात के कवानीन हमें कुछ चीज़ों को जानने की इजाज़त ही नहीं देते। मिसाल के तौर पर प्लांक लेंथ से छोटी चीज़ों के बारे में हम कभी नहीं जान सकते हैं। प्लांक लेंथ बहुत छोटी लेंथ है। यूं समझिए कि अगर हम 1.5 मीटर की लंबाई को 10 करोड़ अरब 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 हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्से की लंबाई प्लांक लेंथ के बराबर होगी। प्लांक लेंथ से नीचे क्या है, इस बारे में हम कुछ नहीं जान सकते। इसका मतलब ये नहीं कि इस साइज से नीचे कुछ चल ही नहीं रहा। हम जानते हैं कि एटम के अंदर क्वांटम वर्ल्ड की एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल इसी तरह यह भी मुमकिन है कि प्लांक लेंथ से नीचे भी एक अलग ही दुनिया हो, लेकिन फिजिक्स के कवानीन हमें बताते हैं कि इस दुनिया को हम कभी नहीं देख सकेंगे। इसकी वजह यह है कि देखने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत होती है।
किसी चीज को हम सिर्फ उस वक्त देख पाते हैं जब रोशनी के ज़र्रात यानी फोटॉन्स उस चीज से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। अब जो चीज जितनी छोटी होगी उसको देखने के लिए उतना ही छोटा फोटॉन चाहिए होगा, लेकिन फोटॉन का साइज जितना छोटा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। प्लांक लेंथ के अंदर झांकने के लिए हमें बहुत छोटी वेवलेंथ का फोटॉन चाहिए। इस फोटॉन की एनर्जी इंतहाई ज्यादा होगी, लेकिन अगर इतनी ज्यादा एनर्जी इतनी छोटी स्पेस में कैद हो जाए तो वो स्पेस ही नहीं रहेगी बल्कि एक ब्लैक होल बन जाएगी, और ब्लैक होल में फिजिक्स के तमाम कवानीन दरहम बरहम हो जाते हैं। यानी प्लांक लेवल पर कायनात को जानने की कोशिश ही फजूल है, क्योंकि इस इल्म की कीमत वो फोटॉन है जिसकी एनर्जी हमारी सारी मेहनत को एक ऐसे ब्लैक होल में फेंक देगी जहां से कभी कोई इंफॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह हम प्लांक टाइम के ज़माने को भी नहीं जान सकते। प्लांक टाइम उस मुद्दत को कहते हैं जो 5.5 सेकंड को 10 करोड़ अरब 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 हिस्सों में तकसीम करने के बाद हासिल होती है। कायनात के आगाज से लेकर प्लांक टाइम के ज़माने तक क्या हुआ, ये राज हम शायद कभी नहीं जान सकेंगे। इशारे किनारे में बस इतना जान लें कि कायनात के आगाज से 10⁻⁻43 सेकंड तक कायनात एक वहदत थी जो प्लांक टाइम के बाद कसरत में बदलने लगी। वहदत की निस्बत कसरत को समझना बहुत आसान है, क्योंकि कसरत महज चंद जर्रों की कहानी है। कसरत का मतलब है सब कुछ, हर वो चीज जो आज हम इस कायनात में देखते हैं। मैं, आप, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, रोशनी, ग्रेविटी, सब कुछ। लेकिन शायद आपको ये जान के हैरत हो कि ये सब कुछ सिर्फ 2 किस्म के ज़र्रात से मिलकर बना है, जिन्हें हम फर्मियॉन्स और बोसॉन्स कहते हैं। फर्मियॉन 12 मादी ज़र्रात पर मुश्तमिल हैं, जिनमें से 6 क्वार्क्स और 6 लेप्टॉन्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्हीं फर्मियॉन से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, और एक न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। लेप्टॉन्स कम वजन वाले ज़र्रात हैं, जिनमें सबसे मशहूर ज़र्रा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं, और एटम्स मिलकर कायनात का तमाम मादा तश्कील देते हैं। दूसरी किस्म के ज़र्रात को बोसॉन्स कहा जाता है। बोसॉन का नाम एक इंडियन साइंटिस्ट सतेंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। बोसॉन्स को फोर्स कैरियर पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ये कायनात की 3 फंडामेंटल फोर्सेस बनाते हैं। ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बनाते हैं। ये बहुत पावरफुल फोर्स है जो एटम के न्यूक्लियस को जोड़ कर रखती है। W और Z बोसॉन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स पैदा करते हैं जो रेडियो एक्टिविटी का बाइस बनती है, और फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ज़र्रात हैं। ये वो कुव्वत है जो रोशनी, बिजली और मिग्नातीस में जाहिर होती है। 2012 में एक और बोसॉन पार्टिकल डिस्कवर हुआ है जिसे हिग्स बोसॉन कहते हैं। हिग्स बोसॉन मैटर पार्टिकल्स में वजन पैदा करता है। ये वो चंद पार्टिकल्स हैं जो बिग बैंग के दौरान वजूद में आए और जिनसे मिलकर हमारी कायनात का तमाम मैटर, एनर्जी और एक के अलावा तमाम फोर्सेस वजूद में आई। इन पार्टिकल्स का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस चार्ट को स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। लेकिन इस मॉडल में आप एक बात नोट करें, कायनात की चौथी फंडामेंटल फोर्स यानी ग्रेविटी इस मॉडल में मिसिंग है। दरअसल साइंसदानों को अभी एक और जर्रे की तलाश है जिसे वो ग्रेविटॉन कहते हैं। लेकिन अगर ग्रेविटॉन मिल भी गया तब भी ग्रेविटी को एक्सप्लेन करना आसान नहीं होगा। इस वक्त ग्रेविटी की सबसे बेहतरीन वजाहत आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आती है, जबकि पार्टिकल्स के बिहेवियर को क्वांटम फिजिक्स के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है। पिछली कई दहाइयों से साइंसदान इस कोशिश में हैं कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स को इकट्ठा कर सकें, लेकिन इस कोशिश में वो अभी तक नाकाम है। शायद इसकी वजह यह है कि इस वहदत की साइंस उस प्लांक पल के पर्दे में छुपी है जहां से आगे जाने की कोशिश में इंसानी फहम के पर जल जाते हैं। प्लांक टाइम इस कायनात का पहला दौर है जो बिग बैंग के 0 सेकंड से लेकर 10⁻⁻43 सेकंड तक जारी रहा। प्लांक टाइम के दौरान क्या हुआ हम नहीं जानते, क्योंकि कायनात हमें प्लांक टाइम में झांकने की इजाजत नहीं देती। आमतौर पर कहा जाता है कि उस वक्त हमारी कायनात एक सिंगुलैरिटी थी जिसका वॉल्यूम 0 था और जिसकी हीट और डेंसिटी इन्फिनिट थी। लेकिन ये बात सिर्फ हिसाब का एक अंदाजा यानी एक्सट्रापोलेशन है,
असल में जो बात हम जानते हैं वो ये है कि वक्त में पीछे जाने से कायनात का वॉल्यूम कम होता जाता है, लेकिन जब ये वॉल्यूम जीरो होता है तो हमारी इक्वेशंस इन्फिनिटी से टकराकर फेल हो जाती हैं। बहरहाल साइंसदानों का अंदाजा है कि बिग बैंग के वक्त कायनात का साइज सिंगुलैरिटी के करीब था। कायनात की चारों फोर्सेस एक फोर्स की सूरत में इकट्ठी थीं। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक कायनात 10 डायमेंशनल क्वांटम फोम थी, समंदरी लहरों की झाग की तरह, बेहंगम, बेउसूल, बेतरतीब, जहां ना कोई वक्त था, न समत, न कॉज, न इफेक्ट। एक ऐसा क्योस जिसे देखकर भी समझा ना जा सके और ऐसी बेयकीनी कि सोच भी पथरा जाए। प्लांक टाइम खत्म होने तक ग्रेविटी की फोर्स कायनात की बाकी फोर्सेस से टूटकर अपनी अलग पहचान बना चुकी थी, लेकिन बाकी तीनों फोर्सेस अभी तक एक सुपर फोर्स की सूरत में यकजान थीं। इस सुपर फोर्स को ग्रैंड यूनिफिकेशन फोर्स या गट फोर्स कहते हैं। कायनात का फैलाव उस वक्त तक सिर्फ 10⁻³ मीटर था, यानी एक प्रोटॉन से भी 100 अरब गुना छोटा। लेकिन ये कायनात मुसलसल फैल रही थी और इसका टेम्परेचर मुसलसल गिर रहा था। 10⁻36 सेकेंड तक कायनात का फैलाव प्रोटॉन के ट्रिलियंथ पार्ट तक पहुंच गया। इस फैलाव से होने वाली कूलिंग के बायस गट फोर्स का यकजान रहना पॉसिबल नहीं रहा। अंजामकार स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स गट फोर्स से अलग हो गई और स्ट्रॉन्ग फोर्स के टूटते ही कायनात में एक भूचाल आ गया। साइंसदानों का मानना है कि उस वक्त तमाम कायनात में एक फील्ड फैली हुई थी। इस फील्ड को इन्फ्लेटन फील्ड कहा जाता है। ये फील्ड पोटेंशियल एनर्जी से लदी हुई थी और कायनात में तहलका मचाने को तैयार थी, लेकिन इसे एक ट्रिगर की जरूरत थी। ये ट्रिगर इन्फ्लेटन फील्ड को उस वक्त मिला जब स्ट्रॉन्ग फोर्स गट फोर्स से अलहदा हुई। इस प्रोसेस के दौरान इंतहाई ज्यादा हीट रिलीज हुई। इस हीट ने इन्फ्लेटन फील्ड को ट्रिगर कर दिया। इन्फ्लेटन फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुई। एक धमाका खेज प्रेशर क्रिएट हुआ और बिग बैंग के असल बैंग का आगाज हो गया। इस बैंग को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान हमारी छोटी सी कायनात फैल गई, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आज फैल रही है। आज तो समझें कायनात कछुए की रफ्तार से फैल रही है, लेकिन कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान एक कुव्वत ने कायनात को हर तरफ से ऐसे धकेला कि मानो एक सेकंड के खरबवें हिस्से में एक बैक्टीरिया को पूरी मिल्की वे गैलेक्सी जितना खींच दिया जाए। पल भर में कायनात का साइज डबल हो गया। अगले पल में 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना, फिर 32 गुना और ऐसा कम से कम 100 मर्तबा हुआ। पलक झपकते ही कायनात का साइज 1 मिलियन ट्रिलियन गुना बढ़कर एक ग्रेप फ्रूट के बराबर हो गया। कायनात का ये धमाका खेज फैलाव 10⁻32 सेकेंड तक जारी रहा, लेकिन इसके बाद ग्रेविटी की कशिश ने कायनात के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। ग्रेविटी की ये ब्रेक अगले 9 अरब साल तक कायनात के फैलाव की रफ्तार को धीमा करती रही, लेकिन फिर 5 अरब साल पहले एक पुरस्रार कुव्वत की वजह से कायनात के फैलने की स्पीड एक मर्तबा फिर बढ़ने लगी। इस पुरस्रार कुव्वत को डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी की वजह से कायनात के फैलने की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है और आइंदा भी बढ़ती रहेगी। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के दौरान स्पेस इतनी तेजी से फैली कि उसने हर चीज को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। वो पार्टिकल्स जो इस वक्त तक कायनात में मौजूद थे वो एक दूसरे से इतनी दूर चले गए कि कायनात बिल्कुल ही खाली और सर्द हो गई। इस फेज को सुपर कूलिंग कहा जाता है, लेकिन सर्दी की ये लहर ज्यादा अरसे तक बरकरार न रह सकी। इन्फ्लेटन फील्ड की टूट फूट के नतीजे में कायनात में मादी जर्रात बनने लगे। एम्प्टी स्पेस में यकायक क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स का एक सैलाब आ गया। इन जर्रात के आपस में टकराने की वजह से कायनात का टेम्परेचर एक मर्तबा फिर बढ़ने लगा और देखते ही देखते 10⁻27 डिग्री तक पहुंच गया। सर्द खाली खला उबलते हुए गाढ़े प्लाज्मा से भर गया। बिग बैंग की इस फेज को
रीहीटिंग कहा जाता है। ज्यादातर साइंसदान रीहीटिंग को ही असल बिग बैंग मानते हैं, क्योंकि ये वो लम्हा था जिसके दौरान कायनात का ज्यादातर मादा तख्लीक हुआ। मादे की तख्लीक के बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बिग बैंग के अगले मरहले को समझने के लिए हमें फख्रे पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल सलाम की इलेक्ट्रोवीक थ्योरी को समझना होगा। उस वक्त तक कायनात की दो फंडामेंटल फोर्सेस यानी ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपनी अलग पहचान बना चुकी थी, लेकिन बाकी दोनों फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी तक यकजान थी। इस यूनिफाइड फोर्स को इलेक्ट्रोवीक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोवीक फोर्स के टूटने का अमल ट्रिलियन सेकंड पर शुरू हुआ, जब कायनात का टेम्परेचर एक खास लेवल तक गिर गया। इस कूलिंग की वजह से कायनात में हिग्स फील्ड एक्टिव हो गई। हिग्स फील्ड की खासियत यह है कि वो अपने साथ जुड़ने वाले पार्टिकल्स में वजन पैदा कर देती है। हिग्स फील्ड की इस खासियत की वजह से इलेक्ट्रोवीक फोर्स टूटना शुरू हो गई, क्योंकि इस फोर्स के कुछ पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ जुड़कर वजनी हो गए, जबकि बाकी ज़र्रात हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट ना करने की वजह से बेवजन ही रहे। वजनी होने वाले ज़र्रात को W और Z बोसॉन्स कहा जाता है और इनकी फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है, जबकि बेवजन ज़र्रात फोटॉन्स कहलाते हैं और इनकी फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोवीक फोर्स के टूटने के बाद बिल आखिर कायनात के तमाम बुनियादी ज़र्रात यानी तमाम फर्मियॉन्स और बोसॉन्स की तख्लीक का अमल मुकम्मल हो गया। कायनात का मिलियन सेकंड मुकम्मल हुआ तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के ग्लूऑन्स ने क्वार्क्स को आपस में बांध दिया। इस बंधन के नतीजे में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वजूद में आए, जिसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़कर एटम के न्यूक्लियस बनाने लगे। इनमें से 90% न्यूक्लियस हाइड्रोजन के और 10% हीलियम के थे। बहुत थोड़ी मिकदार में ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और लिथियम के न्यूक्लियस भी वजूद में आए। न्यूक्लियस बनने का यह अमल 20 मिनट के अंदर मुकम्मल हो गया। अब इन न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़कर एटम्स बनाने थे, लेकिन एटम्स बनने के अमल को मुकम्मल होने में लाखों साल लग गए। इस तमाम अरसे के दौरान कायनात एक सफेद धुंध की तरह नजर आती थी। रोशनी हर तरफ बिखर रही थी, लेकिन आप 1 इंच आगे भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ आजादाना भागे फिरते थे और रोशनी के फोटॉन्स उनके साथ टकराते रहते। रोशनी कहीं भी सीधे सफर नहीं कर सकती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे घनी धुंध में तेज हेडलाइट्स जल रही हों। एक तवील मुद्दत तक कायनात इसी धुंध में लिपटी रही, लेकिन मुसलसल फैलाव की वजह से कायनात का टेम्परेचर गिरता रहा और बिल आखिर बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद कायनात का टेम्परेचर 3000 केल्विन तक गिर गया। इस टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार इतनी कम हो गई कि जब वो घूमते फिरते किसी न्यूक्लियस के पास पहुंचते तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की कशिश में जकड़े जाते और आज़ाद नहीं हो पाते। इस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के मुकम्मल एटम बनने लगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटमों में जुड़ गए तो रोशनी का रास्ता भी साफ हो गया और वो इलेक्ट्रॉन से टकराए बगैर तवील फासले तय करने के काबिल हो गई। कायनात के फोटॉन्स पहली मर्तबा एक लंबे सफर पर रवाना हुए। यही फोटॉन्स आज हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस की सूरत में कायनात में हर तरफ दिखाई देते हैं और इन रेडिएशंस की मौजूदगी बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा एविडेंस है। एटम्स के बनने के बाद कायनात की धुंधली रोशनी खत्म हो गई और कायनात एक मर्तबा फिर तारीक हो गई। सितारे अभी वजूद में नहीं आए थे। हर तरफ सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस के वसी बादल थे। अगले 1 अरब साल के दौरान कायनात मुसलसल फैलती और ठंडी होती रही और गैस के बादल ग्रेविटी की वजह से उन जगहों पर इकट्ठे होते गए जहां बाद में अरबों कहकशाएं वजूद में आईं और हर कहकशा में अरबों सितारे वजूद में आए और बिल आखिर इन सितारों में वो एलिमेंट्स बने जिनके मिलने से इस धरती पर हम इंसानों का जन्म हुआ। हम इंसान जो इस कायनात का शऊर हैं, कायनात के लिए खुद को जानने का वाहिद जरिया। हम इंसान कायनात का ज़हन है कि जिसके ज़रिए कायनात अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल को समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।